प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट 6 में आज एक नया टॉपिक हमने चुना है, दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज। पिछले क्लास में हमने देखा था सोर्सेज फ्रॉम वेयर प्रोजेक्ट आइडियाज में इमर्ज, यानी किन किन स्रोतों से प्रोजेक्ट आइडियाज कलेक्ट किए जा सकते हैं, निकल के सामने आ सकते हैं, उसको देखा। अब सपोज कीजिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ किसी प्रमोटर के सामने है, उसमें से ऐसा प्रोजेक्ट आइडिया जो बहुत सूटेबल है हर दृष्टिकोण से, वो वायबल है, टेक्निकली हो, फाइनेंशियली हो, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इन तमाम दृष्टिकोण से वो प्रोजेक्ट जो है वर्थ वाइल है, मीनिंगफुल है और प्रॉमिसेबल है। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट होता है वह पूरी तरह से उस पर खरा उतरने वाला है। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप से गुजरना होता है प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन हम यहाँ पे उसके प्राइमरी स्टेप की बात कर रहे हैं, प्राइमरी फेज की बात कर रहे हैं, यानी उसका तमाम प्रोसेस को प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन या प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कहा जाता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड अ प्रमोटर हैज़ टू आइडेंटिफाई अ प्रोजेक्ट हैविंग worthwhile और हैविंग ब्राइट फ्यूचर, है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट को चुनने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑफर्स हमारे पास हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होगा, है ना, मीनिंगफुल होगा, उसी को ना सेलेक्ट करेंगे। तो पहले उसमें से कर्सरी एग्जामिनेशन के, प्रारंभिक एग्जामिनेशन के जरिए सरसरी निगाह से ही पता चल जाता है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको तो बिल्कुल हटाओ, इसको तो लेना ही नहीं है। हम लोग मार्केट में भी जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाता है, तो बहुत सारा तो ऐसे ही प्रथम दृष्टया आप छांटते जाते हो, फिर 2-4 ऐसे होते हैं जिसमें हाथ रुक जाता है। तो अब उसमें से सेलेक्ट करना है तो डिफरेंट एंगल से, कॉस्ट है, प्राइस है, ड्यूरेबिलिटी है, विजिबिलिटी कितना सुंदर है, सब तरह से उससे राय लेकर के एक्सपर्ट से तब आप एक सेलेक्ट करके आते हो। ठीक उसी तरह से प्रोजेक्ट आइडियाज़ बहुत सारे हैं, उसमें से एक जो इन प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी मीन्स प्रथम दृष्टया जो अपीयर होता है वर्थवाइल, जो लगता है कि ये वायबल है, ये सूटेबल है, तो ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ को एलिमिनेट कर देते हैं। जो सूटेबल प्रथम दृष्टया नहीं दिखता, जो प्रथम दृष्टया वायबल नहीं दिखता, ऐसे प्रोजेक्ट का एलिमिनेशन करने के प्रोसेस को ही स्क्रीनिंग कहा जाता है ना। हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरते हैं। अभी कोरोना वायरस में भी आप देख रहे हो, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि उसका कोई लक्षण उसमें है तो ठीक है, नहीं तो बस में बैठने नहीं दिया जाएगा, प्लेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा, या प्लेन से उतरे हो तो टाउन में आने नहीं दिया जाएगा, सीधा क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाएगा। दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रथम दृष्टया जो टेस्ट होता है कि ये लक्षण अपीयर हो रहा है कि नहीं। तो उसी तरह प्रोजेक्ट के लक्षण शुभ हैं कि नहीं है, यानी प्रॉमिसेबल है कि नहीं है इन प्राइमा फेसी। तो इसके लिए जो हम जिन एंगल से, जिन पॉइंट से उस प्रोजेक्ट को एग्जामिन करते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज। ठीक है, इसी मीनिंग को हम लोग जानने का कोशिश करें। स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दोज आइडियाज ऑफर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज which prima facie don't appear as promisable or worthwhile। जो promisable नहीं दिखता है या महत्वपूर्ण नहीं दिखता, ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, छटनी कर देते हैं। छटनी का ही प्रोसेस है ये। इट इन्वॉल्व्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एंगल्स सो एज out of them suitable ideas can be suggested for detailed examination of their viability in all respects of being success। जो प्रोजेक्ट हर दृष्टिकोण से सक्सेस होने वाला है, ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए की पहचान के लिए डिटेल एग्जामिनेशन वास्ते सजेस्ट किया जाना,
उसके पहले स्क्रीनिंग होता। तो 50 आइडियाज़ है, उसमें से 2, 4, 5 हम छांट लिए जो दिख रहा था कि इसको डिटेल एग्जामिनेशन करके उस 4-5 में से भी एक बेस्ट को चुनना है, तो उसके प्रोसेसिंग, वरना 50 का प्रोसेसिंग अगर किया जाए तो बहुत खर्चीला हो जाएगा और वर्थलेस होगा वो एक्सपेंस भी। तो जो प्रथम दृष्टया ही लग रहा है कि ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है, सपोज कीजिए आई एम ए टीचर, पढ़ाना लिखाना पढ़ना इससे रिलेटेड मेरा जॉब है, वर्क है, तो अगर आप हमको सजेस्ट करते हो कि आप एक ऐसे किराने का दुकान खोल लो, दैट विल नॉट suit to me because my personality does not tally with that very job. That's why I would like to prefer to establish a book shop. यानी किताब की दुकान हमको प्रेफर कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करना हम प्रेफर कर सकते हैं, कोचिंग खोलना हम प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन हमको आप किराने के दुकान का सजेशन दोगे तो आई विल नॉट प्रेफर दैट। स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो है उसमें एक कर्सरी एग्जामिनेशन हम प्रोजेक्ट आइडियाज़ का करते हैं, ताकि उसमें से जो अनुपयोगी है, जो इन प्राइमा फेसी सूटेबल नहीं है, उसको रिजेक्ट करना है। तो इसी प्रोसेस को स्क्रीनिंग कहते हैं। तो इसमें पहला जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्राइमरी जो पॉइंट देखते हैं कि किस इस दृष्टिकोण से वो कंपेटेबल है कि नहीं। तो सबसे पहला है कंपेटेबिलिटी विद द प्रोमोटर्स। क्या ये प्रोजेक्ट प्रोमोटर्स के पर्सनालिटी, उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, उसके फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी आदि के आधार पे देखा जाता है कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज़ कंपेटेबल विथ प्रोप्राइटर्स पर्सनालिटी, प्रोप्राइटर्स फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोप्राइटर्स financial support. If not, then it must be rejected. The another point which is to be examined is consistency with the government priorities. सरकार की कुछ अपनी प्राथमिकताएं हैं, उसके आधार पर भी जज किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ है, क्या सरकार के पैरामीटर्स एंड सरकार के रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज़ को में कंसिस्टेंसी है कि नहीं इस प्रोजेक्ट का। तो उसमें पहला पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, वेदर द प्रोजेक्ट आइडियाज़ कंसिस्टेंट विथ नेशनल गोल्स। राष्ट्रीय जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, इकोनॉमी एक्सपैंड करने का, बिजनेस, नया बिजनेस जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट का होगा, वर्थफुल होगा कि नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेशन में। तो इस तरह के प्रोजेक्ट के एबिलिटी को देखा जाता है कि वेदर दिस प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट, वेदर दिस प्रोजेक्ट हैज़ पोटेंशियलिटी टू कंट्रीब्यूट नेशनल इकोनॉमी, नेशनल ग्रोथ और वेलफेयर ऑफ द नेशन और सोसाइटी। द सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, इज़ देयर और आर देयर एनी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स कंट्रेरी टू द गवर्नमेंट रेगुलेशन। यानी ये प्रोजेक्ट प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए जो सरकारी रेगुलेशन है, जो पैरामीटर्स है, उसको वायोलेट नहीं करता, यानी सरकारी नियम को वायोलेट करने वाला होगा तो इसका हमें अप्रूवल ही मिलना मुश्किल हो जाएगा, यानी एनओसी ही नहीं मिल पाएगा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का। नतीजा ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रिजेक्टेड होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देते हैं, इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग एनओसी एंड लाइसेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, लाइसेंस प्राप्त करने का, लोकल अथॉरिटी का अप्रूवल प्राप्त करने का, और अगर कॉर्पोरेट हाउस के रूप में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा तो इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आदि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसको हासिल करने में, उसको प्राप्त करने में कहीं कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो पाएगा, होगा। तो इस तरह के इन तमाम तथ्यों के आधार पर फिर प्रोजेक्ट का एग्जामिनेशन होता है कि वेदर दिस प्रोजेक्ट और नेचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट सपोर्ट टू गेट एनओसी एंड लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज and government department easily or not. The fourth point in this context is, does this idea of project belong to government priority sector? गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए, पावर एनर्जी
प्रोडक्शन के क्षेत्र में, या फिर आप टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे इकोनॉमी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ऐसे सेक्टर को गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी में रखा है। तो अगर ऐसे सेक्टर्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे बैकवर्ड एरिया जिसको गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है, तो अगर हमारा साइट लोकेशन ऐसे सेक्टर में होता है जिसको गवर्नमेंट ने प्रिविलेज दे रखा है कि इस एरिया में जो सेटअप इंडस्ट्रियल या बिजनेस यूनिट का सेटअप होगा उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर पावर अवेलेबल कराएगी, फलाना सुविधा देगी, ये सब जो बातें, या टैक्स रिबेट्स वगैरह मिलेगा। जैसे कश्मीर को अभी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गवर्नमेंट ने, तो कश्मीर में अगर इंडस्ट्रियल सेटअप स्टार्ट होता है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ गवर्नमेंट का जो है सब्सिडीज़ एंड टैक्स एडवांटेज वगैरह है वो हम अवेल कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट के प्रायोरिटी सेक्टर से अगर रिलेटेड है तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल प्रोजेक्ट है या प्रायोरिटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम तत्काल रिजेक्ट करते हैं। इज दिस प्रोजेक्ट हार्मफुल टू द सोसाइटी? क्या यह प्रोजेक्ट समाज के लिए किसी भी रूप में हार्मफुल तो नहीं होगा? जैसे इससे कोई ऐसा गैस का रिसाव होवे जो उस सोसाइटी को के हेल्थ पर असर पड़ेगा, जिसका हम प्रोटेक्शन भी इस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें उसी एयर पोल्यूशन को। उसी प्रकार से आप थर्मल पावर, जो कोल वेस्ट थर्मल पावर है, उन सब में देखिए कि उसका जो गार्बेज उससे निकलता है वह एकड़ का एकड़ कितने हेक्टेयर ज़मीन को, किसान के लैंड को, उसके उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो ज़मीन का है उसको करप्ट करता है। तो ऐसे अगर कठिनाई अगर का सामना सोसाइटी को करना पड़े और सोसाइटी को एवज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना मिले, यानी सोशल आस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोजेक्ट का एग्जामिनेशन ज़रूरी है कि सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में, सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड में, सोसाइटी के वेलफेयर में कितना कंट्रीब्यूशन ये प्रोजेक्ट दे सकता है। तो अगर उसमें कोई खामी है, कमी है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, यानी सोशल कॉस्ट और बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर वो इन प्राइमा फेसी सोसाइटी को हार्मफुल यानी कॉस्ट अधिक और बेनिफिट कम देने वाला है तो ऐसे प्रोजेक्ट को यूँ ही गवर्नमेंट भी रोक लगा सकती है। इसलिए बेहतर है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो स्क्रीनिंग के ये 2 पॉइंट हुए। इसके अलावा हम फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट्स को देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग जो एग्जामिनेशन के लिए देखते हैं, सर्च करते हैं, कैपिटल की उपलब्धता, पर्याप्तता, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, कैपिटल एजुकेशन, यानी प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है कैपिटल का वो आसानी से उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं, इसलिए अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। और यानी इस प्रोजेक्ट का इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए लोग इजीली तैयार होंगे कि नहीं होंगे। जैसे बैंक से फाइनेंस करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस करना है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस टाइप के प्रोजेक्ट को प्रेफर अगर किया जाता है किसी भी दृष्टिकोण से, उनको अगर लगता है कि अच्छा है तो इजीली फाइनेंस अवेलेबल होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस। अदरवाइज ये रिस्की प्रोजेक्ट हो जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट के अभाव में। दूसरा हम लोग देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। इस प्रोजेक्ट को जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स है क्या लोकल लेवल पर अवेलेबल होगा, डोमेस्टिकली अवेलेबल होगा? अगर डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है तो क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? अगर इंपोर्ट करना पड़ा तो क्या गवर्नमेंट इस बात के लिए इजाज़त देगी? अगर ऐसा है तो क्या फॉरेन करेंसी जो रिक्वायर्ड हुआ इंपोर्ट के लिए वो अवेलेबल ईजिली हो पाएगा कि नहीं? इन तमाम आस्पेक्ट्स का एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल नो हाउ, इसका जो टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट जो होगा, प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, वो आसानी से डोमेस्टिकली अवेलेबल है कि नहीं है तो विदेश से अगर डेलीगेशन बुलाते हैं टेक्निकल नो हाउ के लिए तो इजीली परमिशन उसका मिल पाता है कि नहीं गवर्नमेंट से? क्या इस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर कंट्री के बीच एग्रीमेंट है या नहीं है? नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, अगर हमें टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते तो क्या फॉरेन कोलैबोरेशन के जैसे आपने हीरो कंपनी था, होंडा कंपनी था, हीरो बाइसिकल का कंपनी है,
और थी, और होंडा जो है सो बाइक वगैरह का था। तो इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का उसका होंडा कंपनी का भी था, और हीरो कंपनी अपना डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट में जाना चाह रही थी, बिजनेस प्रोजेक्ट में। तो दोनों कंपनी के बीच कोलैबोरेशन हुआ। एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और दूसरा बाइक्स, तो दोनों मिल करके हीरो होंडा का जो कोलैबोरेशन हुआ, टेक्निकल कोलैबोरेशन, उस तरह के कोलैबोरेशन का इजाज़त है कि नहीं है तो सहज है, या उसके लिए काफ़ी नॉर्म्स को पूरा करना पड़ेगा, और जिन नॉर्म्स को पूरा करना पड़ेगा वो फिजिबल है या नहीं, वायबल है या नहीं, इसकी जांच। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट में प्रोजेक्ट के द्वारा जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस किया जाएगा उसका मार्केट का पोजीशन क्या है, यानी क्या वह प्रोडक्ट या सर्विस इजीली कॉमर्शियलाइज्ड हो सकता है कि नहीं, उसका मार्केट शेयर क्या होगा, उसके कंपटीटर कौन कौन से होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी इस प्राइस डिटर्मिनेशन या आदि को किस हद तक प्रभावित करेगा, है ना। प्रोडक्ट मिक्सिंग और डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन, कंपटीटर्स, इस तमाम जो मार्केटिंग एस्पेक्ट है, इसके संबंध में भी एग्जामिनेशन करना, है ना। पांचवा है ना वो कॉस्ट रीजनेबलनेस। इसके बाद भी दो फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट रीजनेबलनेस। इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट होगा उसका इफेक्टिव कॉस्ट क्या आएगा, क्या वह कॉस्ट मार्केट के लिए कम्पिटेंट कॉस्ट होगा कि नहीं होगा, कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्थिति क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट,
ये तीनों प्रकार के, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, ये कई एक सर्कमस्टांसेज और कई एक फैक्टर से प्रभावित होते हैं। अगर मटेरियल लोकल मार्केट में अवेलेबल होगा तो ट्रांसपोर्टेशन आदि कॉस्ट के सेविंग की वजह से मटेरियल कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में कम होगा। लेबर इजीली अवेलेबल होगा, स्किल्ड लेबर जो रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के लिए लोकल में अवेलेबल होगा तो लेबर कॉस्ट भी मिनिमाइज हो सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट का प्रोपोर्शन क्या होगा, और साथ ही साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी, खास करके ऐसे लोकेलिटी में, ऐसे साइट पे अगर ये प्रोजेक्ट सेटअप होता है जहाँ से कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा है, जहाँ पे अदर पावर सप्लाई पोजीशन वगैरह सब अच्छा है, तो इन तमाम संसाधनों, मार्केट एडजेसेंट अगर वो साइट है तो आसानी से मार्केट में लाया जा सकता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। अगर वो रिमोट एरिया में उसका साइट है प्रोजेक्ट का तो स्वाभाविक है कि ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने से मार्केट प्राइस जो फिक्स किया जाएगा प्रोडक्ट का, सेलिंग प्राइस और सर्विस का, वो ज़्यादा होगा, जो हो सकता है कम्पीट ना कर सके ग्लोबल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिजीनियस मार्केट में। तो इस तरह से कॉस्ट भी एक इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जिस प्रोजेक्ट को हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के द्वारा उत्पादित यानी प्रोड्यूस किया गया गुड्स या सर्विस का कॉस्ट रिलायबल, रीजनेबल होता है कि नहीं, वो मार्केट कम्पिटेंट, उसकी क्वालिटी उसमें होती है कि नहीं। लास्ट में हम देखते हैं हर एक प्रोजेक्ट का 6 पॉइंट में प्रोजेक्ट के साथ अपना एक रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है। तो बिजनेस विदाउट रिस्क कैन नॉट बी इमेजिन्ड। तो एवरी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सर्टेन रिस्क। अगर इस प्रोजेक्ट का कोई स्पेसिफिक जो कॉमन रिस्क होता है बिजनेस का, उससे इधर हट के कोई रिस्क है तो ऐसे रिस्क को क्वांटिफाई किया जा सकता है कि नहीं, उस क्वांटिफाई करने के बाद उसको मिनिमाइज करने में क्या क्या करना होगा, मिनिमाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं, इस दृष्टिकोण से भी प्रोजेक्ट का एग्जामिनेशन होता है। तो इन 6 जो पॉइंट बताया गया, 6 पॉइंट के आधार पर प्रोजेक्ट का प्रिलिमिनरी एंड कर्सरी एग्जामिनेशन करके तब देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल है, प्रोमिसेबल हो सकता है इन फ्यूचर, तो उसको रखा जाता है कंसिडरेशन के लिए। बाकी जो भी प्रोजेक्ट इस 6 पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते उनको प्राइमा फेसी अपीयर हो गया कि वो डिसलाइक कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दिस इज द process of preliminary examination which suggests the project promoter which type of project should be defined and project report will be प्रिपेयर, यानी किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए डिटेल रिपोर्ट तैयार किया जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके उसके वायबिलिटी के लिए तरह तरह का जो एग्जामिनेशन है, डिटेल एग्जामिनेशन, उसके लिए सजेस्ट किया जाए। तो जिसके लिए जो प्राइमरी एग्जामिनेशन में फेल हो गया, वह पैरामीटर से को पूरा नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया, और जो कुछ प्रोजेक्ट जो उसमें से वैल्यूएबल है, वर्थवाइल है, उसको रखा गया, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए सजेस्ट किया जाता है। थैंक यू।